मेरा पति मेरी बहुत देखभाल करता था जब उसे पता चला कि मैं बेटा पैदा करने वाली हूँ। लेकिन एक दिन मेरी देवरानी मुझसे कहने लगी कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ बहुत जुल्म करता है। मैंने फौरन देवरानी को कहा कि मेरा पति तो मेरी बहुत ज़्यादा देखभाल करता है और जब तक मैं गहरी नींद में नहीं सो जाती वो मेरे पास ही बैठा रहता है। तो देवरानी कहने लगी कि आज रात तुम अपना मुंह धोकर सोना। रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं आंखें बंद करके लेट गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब देखा कि मेरा पति, मेरा नाम रूबी है और मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और मेरी उम्र 26 साल है और मैं खाते पीते अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैंने अपने घर में कभी पैसों की कमी नहीं देखी। मुझसे बड़ी मेरी एक बहन है, वह डॉक्टर है और मेरे माता पिता का इरादा था कि मैं फ्यूचर में एक अच्छी डॉक्टर बनूं, लेकिन मुझे एक साइकेट्रिस्ट बनने में ज़्यादा दिलचस्पी थी। मैं शुरू से ही इंसानी हालत को लेकर शक का शिकार रहा करती थी और मैं बहुत शौक से अपने इस काम को कर रही थी। मेरे मरीज ज़्यादातर अमीर लोग होते थे जो डिप्रेशन का शिकार रहा करते थे, जिनको दौलत की रेल पेल से सुकून नहीं मिलता था। और मैं एक हॉस्पिटल में काम करती थी और शाम में अपना एक प्राइवेट क्लिनिक खोल रखा था। आखिर आखिर डिप्रेशन के मरीज बनकर मेरे जैसे साइकेट्रिस्ट के पास अपना दिल का हाल बताने आ जाते थे। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी क्योंकि इससे अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी और दुखी इंसानियत की खिदमत भी हो जाती थी। पापा चाहते थे कि अब मेरी शादी हो जाए। मुझे भी उनके इस फैसले से कोई ऐतराज़ नहीं था, इसलिए फैसला लेने का हक मैंने अपने पिता को दे दिया। जिस दिन मेरी इंगेजमेंट थी उस दिन मैंने हॉस्पिटल में आधे दिन की छुट्टी ले ली थी और मैं बड़ी तेज़ी से घर जाने के लिए गाड़ी चला रही थी कि अचानक एक औरत मेरी गाड़ी के सामने आ गई और उसकी टक्कर हो गई। मैं घबराकर बाहर निकली। इस औरत की टांग पर चोट आ गई थी और बाजू में भी मामूली सी खरोंच आ गई थी। मेरा घर यहाँ से करीब था, इसलिए मैं उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले गई। मेरी बहन ने उसकी ड्रेसिंग की और उसको पेन किलर वगैरह दे दी। पता नहीं यह औरत कौन थी और इसे कहाँ जाना था। मेरी बहन भी फटाफट से तैयार होकर हॉल में मेरी मंगनी के लिए चली गई। मैं सोच रही थी कि जब तक हम वापस आएंगे वह चली गई होगी, मगर जब हम घर के अंदर वापस आए तो वह लॉन्च में सो रही थी। माँ ने बहुत ही गुस्से से उसे उठाया और कहने लगी, बेबी चलो अब तुम्हारी पट्टी वगैरह हो गई है, अब तुम अपने घर जाओ। माँ के उठाने पर वह उठी और जाने के लिए आगे बढ़ी तो वहीं पर वह बेहोश होकर गिर गई। शायद उसकी टांग पर ज़्यादा ही चोट लगी थी। मैं उसे अपने क्लिनिक में ले गई, उसके पैर का मसाज किया और उसको कुछ पैसे भी दिए। वह औरत इस बीच बिल्कुल ही खामोश रही। मैंने ड्राइवर को कहा कि उसे उसके घर छोड़ाए क्योंकि उसे मेरी गाड़ी से ही चोट लगी थी। तो मेरा फर्ज बनता था कि उसको अच्छे से कुछ देकर उसकी पट्टी वगैरह कराकर उसके घर तक भेज दूँ। मैंने वही किया और मेरी इसी बात से मेरी माँ बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही थी। मैंने उनसे प्यार से बात की और उन्हें मना लिया। फिर मैं अपने कमरे में आ गई और अपने मंगेतर के बारे में सोचने लगी। मैं उसे ज़्यादा नहीं जानती थी, वो मेरे पापा के किसी दोस्त का बेटा था। मैंने उसे आज पहली बार देखा था और देखने में एक शरीफ इंसान लगता था, इसलिए मुझे माँ और पापा की पसंद पर कोई शक नहीं हुआ। मेरी शादी 1 महीने बाद की तय हुई थी। मेरी मंगनी के कुछ दिन बाद की बात है जब मैंने हॉस्पिटल में उस औरत को देखा जिसका मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। वो वहाँ दवाई लेने आई हुई थी। मैंने उसे अपने पास बुलाकर उसका हाल चाल पूछा और खुद दवाई लेकर उसे दे दी। वो कुछ दिनों तक वहाँ आती रही। इस दौरान मेरी उससे अच्छी खासी बातचीत होने लगी थी। फिर उसने आना छोड़ दिया और मैं अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गई। शादी से पहले 2-3 बार मेरे मंगेतर से मुलाकात हुई थी। तब मैं सोच में पड़ गई थी कि वो मुझे ज़रूरत से ज़्यादा ही अच्छा लगा था या फिर मेरे सामने अच्छे बनने की कोशिश कर रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी। घर आकर जब मैंने अपनी माँ को यह सब कुछ बताया तो मेरी माँ कहने लगी, तुम बेकार ही उस पर शक कर रही हो। वह तो पूरा खानदान उसका बहुत ही अच्छा है और शरीफ है। मैंने भी अपनी माँ की बात मानकर सब कुछ हालात पर छोड़ दिया। सोचा जो होगा देखा जाएगा। मेरे माता पिता मेरे लिए जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। देखते ही देखते मेरी शादी का दिन आ गया। पता नहीं क्यों लड़कियों को शादी के नाम पर जो खुशी होती है वो मुझ में कहीं नहीं थी। मैंने बहुत खुश होने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी भी रोबोट की तरह रुखसत हुई जिसके अंदर कोई खुशी ही नहीं थी। लेकिन मेरे सारे एहसास अपने ससुराल में कदम रखते ही जाग उठे।
जब मैंने मेरे सामने रस्म करती एक लड़की को देखा और उसे देखकर मैं हैरान रह गई। वो वही लड़की पूजा थी, जब मुझसे अस्पताल में मिलती रही थी, वही जिसका एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हुआ था। मैंने उसे देखते ही उससे पूछा कि तुम यहाँ? वो भी मुझसे यही कहने लगी कि मैं आपको यहाँ देखकर हैरान हो रही हूँ, आप इस घर की नई बहू है, मैं आपकी देवरानी हूँ। उसकी बात सुनकर कुछ चौंक गई मैं, क्योंकि मेरी देवरानी तो कोई और थी जो मेरे देवर के साथ साथ थी। फिर यह लड़की कौन थी जो खुद को मेरी देवरानी बता रही थी? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इससे पहले मैं उससे अपने सवालों का जवाब मांगती, मेरी सास ने आगे बढ़कर मुझे कहा, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, अभी पहले रस्में कर लेते हैं। कुछ लोग अंदर कमरे में लेकर चले गए। इस घर में जो कुछ हो रहा था वह मेरे लिए बहुत हैरान कर देने वाला था। पहले तो यह बात मुझे खटक रही थी कि बड़े भाई की शादी अभी तक क्यों नहीं हुई थी और छोटे भाई की पहले शादी हो गई थी, और अब मुझे यह पता चला था कि मेरे देवर की 2 पत्नी है, और यह बात मेरी सास ने छुपा कर रखी थी। शादी की रात मेरा पति मेरे कमरे में आया। उसने मुझसे दुआ सलाम की और तमीज़ से मेरे पास आकर बैठ गया। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो मेरा पति एक अच्छा और शरीफ आदमी है। मैंने उसे सबसे पहला सवाल पूजा के बारे में किया। मेरे पति ने मुझे बताया कि मेरे भाई की पहली पत्नी है, भाई पूजा का पति है। मैंने हैरानी से उनसे पूछा, पहली पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी की क्या? भोला वाला चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगा जिस पर इतना बड़ा जुल्म हुआ था। मेरा पति मुझसे कहने लगा कि मैं जो 1 महीना पहले ही विदेश से आया हुआ हूँ, इसलिए घर के मामले के बारे में ना ही किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का मुझे शौक है। अब तुम आ गई हो ना, खुद पता कर लेना। लेकिन इस घर में आकर मैं खुद उलझ कर रह गई थी। इस घर के लोगों की हालत क्या समझती, मेरी हालत खुद उलझ कर रह गई थी। मेरी सास और मेरी देवरानी ज़्यादातर पूजा पर मैं मुस्कुराने लगी। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, मैंने जुल्म करते हुए देखा, पर मुझे बहुत गुस्सा आता था। वो बेचारी सुबह सवेरे उठकर घर के काम करना शुरू कर देती थी, मगर फिर भी घर का कोई भी आदमी उसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। बेचारी बहुत ज़्यादा सीधी सादी थी, किसी के आगे अपनी जुबान नहीं खोलती थी, लेकिन उसका पति तक उसे कुछ नहीं समझता था। मैंने पूजा से कुछ पूछा कि आखिर यह सब कुछ क्या हुआ है, तुम्हारे पति ने तुम्हारे होते हुए दूसरी शादी क्यों कर ली? तो वह बेचारी रोते हुए कहने लगी कि मैं आतिफ की बचपन की मंगेतर हूँ, मगर वह किसी और को पसंद करने लगा, इसलिए मुझसे शादी से मना कर दिया। मैं यतीम थी, इसलिए दादी ने मेरा ख्याल रखने की वजह से ज़बरदस्ती मेरी शादी इससे करवा दी। लेकिन इस आदमी ने और उसकी माँ ने मुझे कभी भी अपना नहीं समझा, और दादी के देहांत के बाद ही उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। जब से मेरी शादी हुई है, मैं तो इस घर में नौकरानी की तरह ही रहती आई हूँ। मुझे तो इन सब की आदत हो गई है। पूजा की कहानी सुनकर मुझे उससे बहुत ज़्यादा हमदर्दी होने लगी। अब मेरी उससे अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। मेरी सास और मेरी दूसरी देवरानी को यह सब कुछ पसंद नहीं था, मगर मुझे भी कोई परवाह नहीं थी। जब मैं अपने क्लिनिक से थकी हारी शाम को घर वापस आती तो मेरे लिए गर्म गर्म खाना लेकर आ जाती। सुबह मैं मेरे कमरे की सफाई भी वही करती थी। मैं अपनी शादी के बाद खुश थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद पता नहीं क्यों मेरा पति का रवैया कुछ बदलने लगा था। पता नहीं उनको मुझसे क्या मसला था, छोटी छोटी बातों पर मुझसे लड़ने के जैसे बहाने ढूंढने लगे। एक दिन जब मैं अपने मायके गई तो वापसी पर मेरे भाई का दोस्त मुझे घर पर छोड़ने आया। इस बात का पता मेरे पति को चल गया तो वो मुझ पर शक करने लगा। मैं समझ नहीं पा रही थी तो मेरा पति मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। पूजा ने मुझे बताया कि भाभी, तुम्हारी सास ही तुम्हारे पति को तुम्हारे खिलाफ भड़का रही है, मगर मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी तक मेरी सास ने मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया था तो कुछ बुरा भी नहीं किया था। फिर वो भला मेरे साथ ऐसा क्यों करती। इन्हीं दिनों मुझे गुड न्यूज़ मिल गई। मेरी सास ने भी मेरी सारी बातें भुलाकर मुझे अपने गले से लगा लिया, क्योंकि मैं उनके खानदान को वारिस देने वाली थी। उनका रवैया भी मेरे साथ अच्छा हो गया था। मेरी सास मुझसे कहती थी कि पूजा से दूर ही रहो, क्योंकि वह अच्छी लड़की नहीं है, वह तुम्हारे पति को तुम्हारे खिलाफ भड़का रही है। मैं तो सोच में पड़ गई थी कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन मुझे पूजा पर यकीन था। वह तो एक सीधी सादी भोली भाली लड़की थी। उसको मेरी सूरत में उसकी एक दोस्त मिल गई थी जो उससे हमदर्दी जताती थी, जिससे वह अपने दिल की बात भी कर लेती थी। जब मेरे पति को पता चला कि वह पिता बनने वाले हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वह मेरे लिए रोज़ अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आते और मुझसे माफ़ी भी मांगे, तो मैंने भी उन्हें माफ़ कर दिया।
मेरे लिए तो यही बात बहुत थी कि मेरा पति को अपनी गलती का एहसास हो गया था। लेकिन एक बात जो मुझे कांटों की तरह चुभ रही थी वो यह थी कि पहले मेरे पति को क्या हुआ था, किसने उन्हें मेरे खिलाफ किया था, पूजा ने या मेरी सास ने? क्योंकि पूजा तो शुरू दिन से ही मेरे साथ बहुत अच्छे से रह रही थी। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद मुझे यह राज भी पता चल जाएगा, आखिर इन सब के पीछे कौन था। अब मेरा पति मेरा बहुत ज़्यादा देखभाल करता था, रोज रात को मेरे लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आता। घर का माहौल भी इस खबर से बहुत अच्छा हो गया था। मगर मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही थी कि पूजा कुछ परेशान रहने लगी थी। उसने मुझे मुबारकबाद भी बहुत ही फीके अंदाज में दी थी। उस पर शक करने लगी कि कहीं मेरी सास ठीक तो नहीं कह रही थी। अब मैंने पूजा पर नज़र रखनी शुरू कर दी थी, मगर वो मेरे खिलाफ कोई भी साजिश नहीं कर रही थी और ना ही मैंने उसे कभी अपने पति से कोई बात करते हुए देखा था। एक दिन मैंने पूजा से पूछ लिया कि क्या बात है पूजा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? वो कहने लगी कि भाभी, मैं अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए परेशान हूँ। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई कि मेरे लिए क्यों परेशान है। कहने लगी कि छोड़ो भाभी, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा। यह कहकर वो वहाँ से चली गई। मैं सोचती रह गई, आखिर बात क्या है, इतनी सीरियस बात क्यों कह रही है। इसी बीच में मेरे साथ एक अजीबोगरीब हादसा हुआ। मेरे पेट में दर्द होने लगा, मेरे हालात बहुत खराब हो गए। वह तो ऊपर वाले का शुक्र था कि मैं हॉस्पिटल में ही थी। डॉक्टर कहने लगी कि तुमने कुछ गलत खा लिया था, जिसकी वजह से तुम्हारा मिसकैरेज होते होते बचा है। यह सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं तो वही कुछ खा रही थी जो मेरा पति या पूजा या फिर मेरी सास मुझे ला कर देती थी, और इन तीनों पर शक करने का तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरी सास ने जब से मेरी प्रेग्नेंट होने की खबर सुनी थी, तब से वह मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। वो तो मेरे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मेरे देवर और देवरानी भी हमेशा अपने काम से काम रखते थे, वह भी ऐसे नहीं कर सकते थे। किसने मेरे साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश की? सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब होने लगा था। अपना ख्याल रखा करो। मुझे एकदम पूजा की बात याद आने लगी। उसने कहा था कि वह मेरे लिए ही परेशान है। फिर उसने मुझसे एक बार भी कहा था कि भाभी, बातों को सीरियस नहीं लिया आपने। वह मेरे साथ यह हादसा होते होते बचा। मैं अपने घर चली गई और मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं जाते ही पूजा के पास गई और उससे पूछने लगी कि तुम क्या कह रही थी, मेरे साथ कोई गलत करने की कोशिश कर रहा है। मैं सोच रही थी कि वह मेरी सास पर इल्ज़ाम लगाएंगी, उसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की, या फिर अपनी सौतन और दूसरी देवरानी का नाम लेंगी। मगर उसने जिनका नाम लिया वह सुनकर मुझ पर सातों आसमान टूट पड़े और मैंने उसको पीछे की तरफ धक्का दे दिया, जैसे मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा हो। वो कहने लगी कि भाभी, आपका पति ही आप पर जुल्म करता है। मैंने अपनी देवरानी से कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा पति मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। वह मेरी बहुत ज़्यादा देखभाल करता है। वह रात को तब तक नहीं सोता जब तक मैं गहरी नींद में ना सो जाऊँ। इतना ख्याल करता है पूजा। मुझसे कुछ कहने ही वाली थी कि मैं गुस्से से वहाँ से उठकर अपने कमरे में चले आई। मुझे उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। मेरा पति मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो इतना खुश है और मेरी इतनी देखभाल भी करता है, मुझसे इतना प्यार करता है, ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैंने पूजा की बात पर भरोसा नहीं किया और उससे बातचीत करनी खत्म कर दी। एक दिन जब मैं ऑफिस जाने लगी तो वो कहने लगी कि भाभी, आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है, लेकिन सच यही है, आपका पति है जो आप पर जुल्म करता है। यह तो आपकी इतनी देखभाल करता है, वह सब कुछ एक नाटक है, उसे एक बच्चा नहीं चाहिए। मैंने उसे फ़ोन पर बात करते हुए सुना था। वह रोते हुए मुझसे कहने लगी कि भाभी, मेरी बात का यकीन करो, मैं हरगिज़ भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे आपसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा, मैं तो आपके भले के लिए ही कह रही हूँ। मैंने अपने दिल में सोचा कि यह भला मुझसे झूठ क्यों कहेंगी, उसे मेरे पति के खिलाफ झूठ बोलकर आखिर क्या मिलेगा, उसका क्या फ़ायदा होगा। हम मियाँ बीबी के बीच लड़ाई करवाकर मैंने उससे कहा कि चलो ठीक है, मैं अपने पति पर नज़र रखूंगी। अब मैंने अपने पति की हरकत पर नज़र रखनी शुरू कर दी। वह क्या करता है, किससे बात करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है। मैंने उसकी हर बातों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी पता नहीं चला जिसके बलबूते पर मैं उस पर कोई शक करती। इसी तरह मेरी देखभाल करता था, मेरे लिए हर रोज़ नए से नई चीज़ खाने के लिए लाता था। यहाँ तक कि उसने अपने होने वाले बच्चे के लिए अभी से शॉपिंग करनी भी शुरू कर दी थी। मैंने छुट्टी वाले दिन भी उसे कहीं बाहर जाते हुए नहीं देखा। उसका फ़ोन भी चेक किया, लेकिन सब कुछ ठीक था। शायद पूजा को ही गलतफहमी हुई होगी, बिना वजह ही शक कर रही है। मैंने उसे सख्ती से कहा कि आज के बाद मेरे पति के खिलाफ तुम मुझसे कोई भी बात मत करना। मैं तुमसे कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं सुनना चाहती। मैंने उसे बहुत
गुस्से में यह बात कही थी। वह रोने लगी और कहने लगी कि भाभी, तुम तो घर में आने से पहले मुझे जानती हो, मेरी आदत को अच्छे से जानती हो। मैंने कभी अपने पति और सौतन के खिलाफ कुछ नहीं बताया। आपको तो तुम्हारे पति के खिलाफ अपनी तरफ से क्यों बातें करूंगी? मैं सच कह रही हूँ। वह तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो एक काम करना, आज रात अपना मुंह धोकर सोना। तुम्हें अपने पति की सारी सच्चाई पता चल जाएगी। मैं राजी हो गई और कहा ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पर यह भी कर लेती हूँ। रात को अपने पति के आने से पहले मैंने अपना मुंह धो लिया और लेट गई। उसने रोज की तरह ऑफिस से आने के बाद मेरे पास बैठकर मेरा सर दबाया और मैंने आंखें बंद कर ली ताकि उसे ऐसा लगे कि मैं गहरी नींद में सो चुकी हूँ, जैसे मेरे साथ रोज होता था। लेकिन आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं जाग रही थी ताकि मैं अपने पति का राज जान सकूं। कुछ देर ही हुए थे कि अचानक मेरी तो जान ही निकल गई जब अपने पति को एक इंजेक्शन तैयार करते हुए देखा। उसने इंजेक्शन से वह दवाई पानी में इंजेक्ट की और मेरी आदत थी, मैं रात को अक्सर उठकर पानी पीती थी। उसने मेरे उसी पानी में वह दवाई इंजेक्ट की थी और सोने के लिए लेट गई। मैं जाग रही थी और हैरान हो रही थी कि अचानक से फ़ोन की घंटी बजी। उसने कॉल रिसीव की और कहने लगा कि हाँ, मुझे याद है, सुबह 10 बजे मैं पहुंच जाऊंगा। अब मैं अपने पति के सोने का इंतजार कर रही थी और जब मुझे लगा कि मेरा पति सो चुका है तो मैं जल्दी से उठी और डस्टबिन से इंजेक्शन की डिब्बी को निकालकर उसका नाम पढ़ा तो मेरी आंखों तले से अंधेरा छा गया। यानी पूजा जो कह रही थी वो सब कुछ सच था। मेरा पति मुझे धोखा दे रहा था। वो ऐसी दवाई थी जिसके रोजाना के इस्तेमाल से मैं इस बच्चे को खो देती। एक बाप आखिर ऐसा कैसे कर सकता है? इतना जालिम कैसे हो सकता है? एक मासूम की जान ले ले जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं था। मुझे विश्वास होने लगा कि वह हर रोज मुझे सोने के बाद यही दवाई देता है। आज की सारी रात मेरी यही सोचते हुए गुजरी कि वो भला मेरे साथ यह सब कुछ क्यों कर रहा है। क्या इसकी जिंदगी में कोई और औरत है? यही वजह हो सकती है, वरना मुझे धोखा क्यों देगा? कौन है आखिर वह औरत? यही सोचते सोचते मुझे याद आया कि मेरे पति ने 10 बजे किसी से मिलने का वादा किया था। मैंने सोचा कि मैं इसका पीछा करके पता कर लूंगी कि वह किससे मिलने जा रहा है। अगली सुबह जब मैं उठी, सबसे पहले पूजा मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि भाभी, आपको कुछ पता चला? मैंने अफसोस के साथ हाँ में सर हिला दिया और उसे कहने लगी कि वह पता नहीं मेरे साथ यह सब कुछ क्यों कर रहा है। यह पूजा एकदम से बोल पड़ी कि भाभी, किसी औरत का चक्कर लग रहा है, क्योंकि मैंने उन्हें अक्सर फ़ोन पर बातें करते हुए देखा है। आपको तो पता है मैं काफ़ी रात तक किचन में काम करती रहती हूँ। आपके सोने के बाद वह लॉन में आकर घंटों तक फ़ोन में बातें करते रहते थे। इसलिए तो मैंने आपसे कहा था कि आप चौकन्ना रहे। मैं समझ गई थी कि अब मुझे क्या करना है। यह औरत का ही चक्कर था। 10 बजे से पहले जब मेरा पति घर से बाहर निकला तो मैं भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल गई। वो एक रेस्टोरेंट में गया। जिस टेबल की तरफ वो गया वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी जिसने मेरे पति को देखकर अपना हाथ हिलाया। यह सब देखकर मेरा दिल टूट गया था। मेरा पति एक धोखेबाज आदमी था। मैं इन दोनों के पास पहुंची तो मुझे देखकर दोनों के चेहरे के रंग उड़ गए। मेरा पति हैरान होकर मुझसे कहने लगा, तुम यहाँ? मैंने अपने पति को इग्नोर करते हुए उस लड़की की तरफ देखकर उससे कहा, तुम जानती हो कि यह आदमी शादीशुदा है? वो डरकर हाँ में सर हिलाकर कहने लगी, मैं जानती हूँ। मैं चीखकर उससे कहने लगी, तुम्हें फिर भी मेरे पति के साथ चक्कर चलाते हुए शर्म नहीं आई? मेरा पति घबरा गया और मुझसे कहने लगा कि तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी और रोते हुए वहाँ से घर आ गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। पूजा मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि भाभी, आपको कुछ दिनों के लिए नाराज होकर अपने घर चले जाना चाहिए। आपके पति को भी तो पता चले और वह आपसे माफ़ी मांगे। मैं अपने कमरे में आई और मैंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। जब तक मेरा पति घर आया तब तक मैं अपने घर चली गई थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा पति मुझे मनाने जरूर आएगा, मगर 2 हफ्ते गुजर गए थे लेकिन किसी की कोई खबर नहीं थी। मैंने भी गुस्से में उन्हें फ़ोन नहीं किया। अब तक जो कुछ भी हुआ था वो बहुत बुरा था, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो गलती होने के बावजूद मुझे लेने क्यों नहीं आया। जब भी मेरी पूजा से बात होती और मैं उससे वहाँ के बारे में पूछती तो मुझसे यही कहती कि भाभी, अभी यहाँ मत आना, यहाँ के हालात बहुत ख़राब है। उसकी बात सुनकर मैं जाते जाते रुक जाती। एक दिन मेरी तबीयत खराब हुई तो मैंने अपने कज़न के साथ हॉस्पिटल गई। आपसी पर हम दोनों को भूख लगने लगी तो वह कहने लगा कि चलो ऐसा करते कि यहाँ कुछ खा लेते हैं। हम दोनों एक रेस्टोरेंट में आ गए। वहाँ बैठकर जैसे ही मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई
तो मुझे अपना पति नजर आया। वह पूजा के साथ बैठकर खाना खा रहा था। यह मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने अपना फ़ोन निकाला और पूजा को फ़ोन मिलाया। मैं जानना चाहती थी कि वो मुझसे सच बोलती है या झूठ, क्योंकि उसे अपने पति के साथ देखकर मेरे तो होश उड़ गए थे। जब मैंने उससे पूछा कि पूजा, तुम कहाँ हो, तो कहने लगी, भाभी आपके पति यानी मेरे जेठ जी के साथ बाहर आई हूँ, क्योंकि घर में उनसे बात नहीं कर सकती। मैंने हैरानी से पूछा कि कैसी बात, तो कहने लगी, भाभी तुम्हारी ही बात करूंगी। मैं उन्हें यहाँ पर बात समझाने लाई हूँ, वो आपको मनाकर घर वापस लेकर आ जाए। मैंने फ़ोन काट दिया और खुद पर शर्मिंदा होने लगी। मैंने क्यों पूजा पर शक किया? मैं अपने पति के सामने नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैं वहाँ से उठ गई। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। 1 महीना गुजर गया था, मगर ससुराल वालों की कोई खबर नहीं थी। माँ ने मशवरा दिया कि एक बार खुद जाकर देखो कि वहाँ पर क्या चल रहा है। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं अकेली जाती। मम्मी ने कज़न को बुलवाया और बहन को छोड़कर आओ। मैं उसके साथ अपने घर गई। घर में शायद कोई नहीं था, हर तरफ खामोशी थी। मैं अपने कमरे में गई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो अंदर का मंजर देखकर मेरी जान निकल गई। मेरे पति ने पूजा का हाथ पकड़ा हुआ था और वो कह रही थी कि तुम अपने पत्नी से तलाक ले लो, हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। मैंने तालियां बजाई और कहा कि मेरे पीठ पीछे यही सब कुछ चल रहा था। अपने पति से ज़्यादा हैरानी मुझे पूजा पर हो रही थी कि वह कैसे मेरे पीठ पीछे ये सब कुछ कह रही थी। उसने मेरे साथ धोखा किया था। वह मुझे देखकर बेहद घबरा गई। वो मेरे पास से निकलकर बाहर जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा कि तुम कहाँ जा रही हो? सारा खेल तो तुमने ही शुरू किया है। अब सच्चाई बिना बताए बिना कहाँ भाग रही हो? शोर सुनकर मेरी सास और देवर भी अपने कमरे से निकल कर आ गए। मैंने कहा, पूछिए इस पूजा से। मेरे पति के कमरे में उसके हाथ में हाथ दिए क्या कर रही थी? पूजा अब ठीक से खड़ी हुए कहने लगी, तुम्हारा पति था मगर अब नहीं रहेगा, ये अभी तुम्हें तलाक दे देगा। मैंने भी उससे कहा कि अभी इस हालात में तलाक नहीं हो सकती है और तलाक तो मैं खुद लूँगी, मगर पहले तुमसे पूछना चाहूँगी कि मेरा घर खराब क्यों किया? मेरा पति गुस्से में कहने लगा कि तुम्हारा घर पूजा की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे इस आशिक की वजह से बर्बाद हुआ है, जिसके साथ तुम इस वक्त खड़ी हो। उसने मेरे साथ आए कज़न को देखकर कहा तो मैं दंग रह गई। वह क्या कह रहा था? ऐसा कैसे सोच सकता था? मैंने एक नज़र उसको देखा और अपने कज़न का हाथ पकड़कर कहा कि जिसके साथ तुम मुझे जोड़ रहे हो वह मेरा भाई है। सुनकर मेरे पति ने बेयकीनी से पूजा को देखा, जो नज़रें चुरा रही थी, और कहने लगा, मगर पूजा ने तो कहा था कि अब मुझे सारा खेल समझ में आ गया था। सास ठीक कहती थी, वह पूजा ही थी जो शुरू से ही इस खेल में शामिल थी। मैंने अपने पति से कहा, आपको मेरे खिलाफ और मुझे आपके खिलाफ करती रही। इसी के कहने पर ही मैं घर छोड़कर गई थी। उसने कहा था कि तुम्हारा पति तुम पर जुल्म करता है। पूजा की तो हालत ही खराब हो गई थी। वह सोच रही थी कि किस तरह से यहाँ से भागकर चली जाओ। मेरी सास आगे बढ़ी और उसे थप्पड़ मारते हुए कहा कि चुप क्यों खड़ी है, जवाब क्यों नहीं देती? यह सब कुछ तुमने किया है? वो एकदम जोर से चिल्लाई और कहने लगी कि हाँ हाँ, मैंने यह सब कुछ किया है और इस सारे खेल के पीछे मैं ही थी। मैं चाहती थी कि दोनों का घर बर्बाद हो जाए। बचपन से अपने साथ नाइंसाफ़ी होते हुए देखते आ रही हूँ। हर कोई मुझसे ज़्यादा इस घर में बड़ों को ही अहमियत देता है। ना मेरे माता पिता को कोई पूछता था और ना ही उनके मरने के बाद किसी ने मेरी फिक्र की। मैं बचपन से ही आतिफ को पसंद करने लगी थी, मगर यह दूसरे देश चला गया था। इसके जाने के बाद दादी ने ज़बरदस्ती मेरी शादी घर के छोटे बेटे से करवा दी, ताकि मैं अपने पापा की जायदाद लेकर कहीं चले ना जाऊँ। मगर सब लोग मेरे साथ अच्छा बर्ताव करते तो मेरे अंदर यह नफरत पैदा ना होती। मुझे तो कभी इस घर की बहू ही नहीं माना गया, बल्कि मेरे पति की उसकी पसंद से दूसरी शादी करवा दी गई। मैं तो यहाँ एक नौकरानी बनकर रह गई हूँ। जब यह बाहर से आया तो मेरी पुरानी मोहब्बत जाग उठी, लेकिन मेरे सोचने से पहले ही मेरी सास ने इसकी शादी तुमसे करवा दी। मैं इसे अपनी मोहब्बत के बारे में कुछ बता ही नहीं सकी। वही तो मेरे साथ अच्छे से पेश आता था। जब सब लोग मेरे खिलाफ होते थे तो एक वही था जो मेरी अहमियत करता था। इसलिए अब यह मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहिए था। मेरी सास ने मुझे मंगनी पर ले जाने से भी मना कर दिया। उसी दिन से मैंने सारी प्लानिंग शुरू कर दी थी। मुझे कैसे इस लड़की को इस घर से निकालना है। मैं सगाई वाले दिन जानबूझकर उसकी गाड़ी से टकराई थी और फिर हॉस्पिटल में भी जानबूझकर उससे मिलती रही, ताकि इन दोनों की शादी से पहले हमारी अच्छे से जान पहचान हो जाए और वो मुझ पर आंखें बंद करके भरोसा करने लगी। जैसे ही रूबी दुल्हन बनकर इस घर में आई, मैंने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। उसे अपनी सास और सौतन के खिलाफ करना शुरू कर दिया। साथ ही मैंने आतिफ को भी
इसकी पत्नी के खिलाफ करना शुरू कर दिया था। आतिफ मेरी बात पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था, इसलिए उसका मूड अपनी पत्नी की तरफ से खराब रहने लगा। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी पत्नी अपने कज़न से शादी करना चाहती थी, इसलिए वह तुम्हारे साथ खुश नहीं है। जल्दी ही मैं इसको इसकी पत्नी के खिलाफ इतना चढ़ा देती कि वो अपनी पत्नी को तलाक देता। लेकिन इससे पहले ही रूबी ही प्रेगनेंसी की खबर मिल गई। अब वो अपने बच्चे की खबर सुनते ही ये सब कुछ भूल गया और अपनी पत्नी पर पहले की तरह भरोसा करने लगा। यह देखकर मुझे लगा कि सब खत्म हो गया है। इसलिए अब मैंने सोचा पत्नी को उसके पति के खिलाफ करना पड़ेगा। मैंने रूबी से कहा कि तुम्हारा पति तुम पर जुल्म करता है। मैंने बीच में एक दो बार इसे गलत दवाई भी खिलाई थी ताकि इसका बच्चा मर जाए और इसका पति गुस्से में इसे छोड़ दे, लेकिन ये बच गई। इसलिए मैं बराबर कोशिश करती रही और इसके पति के खिलाफ कर दी। फिर एक दिन मैंने जानबूझकर गलत इंजेक्शन आतिफ को दे दिया और उससे कहा कि यह रात को अपनी पत्नी के पानी में मिला देना। डॉक्टर ने कहा है। और दूसरी तरफ मेरे कहने पर रूबी उस दिन जागती रही। उसने अपने आंखों से अपने पति को इंजेक्शन पानी में मिलाते हुए देख लिया और उसका शक पक्का करने के लिए अगले दिन मैंने अपने दोस्त को आतिफ से मिलने के लिए भेज दिया और कह दिया कि उसे नौकरी की ज़रूरत है। मैं जानती थी कि रूबी अपने पति के पीछे ज़रूर जाएंगी और यही हुआ। अपने पति को एक गैरत औरत के साथ देखकर वह घर छोड़कर चली गई। अब मेरा काम शुरू हुआ। मैंने हर मुमकिन कोशिश की आतिफ उसे लेने ना जाए। मैंने आतिफ से कहा कि तुम्हारी पत्नी कहती है कि वो तुम्हें डाइवोर्स देकर अपने कज़न से शादी कर लेंगी। मैंने धीरे धीरे उसके दिल में जगह बनानी शुरू कर दी और वह भी मेरी तरफ बढ़ता चला गया। लेकिन अब फिर से तुम लोगों ने मेरा सारा बना बनाया खेल खराब कर दिया। मैं तो इसकी कहानी सुनकर दंग रह गई। इसकी तन्हाई ने उसे इस हद तक नफरत करने वाला बना दिया था। उसकी सोच इतनी खतरनाक हो गई थी कि वह हर हद पार करने को तैयार हो गई थी। मेरे पति ने सबके सामने मुझसे माफ़ी मांगी। मेरे कहने पर उसके पति ने उसे तलाक नहीं दिया। अब मैं उससे बहुत कटी कटी रहती थी और हमेशा ध्यान रखती थी कि कहीं वह मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन कुछ दिन बाद उसने खुद ही अपने पति से खुल्ला ले लिया और अपने हिस्से की जायदाद के लिए मुकदमा कर दिया। हमने उसे उसके हिस्से का सब कुछ दे दिया और वह पता नहीं वो कहाँ चली गई। लेकिन मैं बहुत खुश थी। उसका साया मेरी ज़िंदगी से टल गया था। अगर उसकी वजह से मेरा घर खराब हो जाता तो मैं कहीं भी नहीं रहती। मेरे पति ने मुझे वादा किया था कि आज के बाद वह कभी भी नज़र आए तो उसे देखेंगे नहीं। मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई थी और हम सब लोग बहुत खुश थे। मुझे उम्मीद थी कि अब आगे मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जो हो चुका था। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।